तो तुम ध्यान से देखो एक चीज, समझो ध्यान से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया आपको? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। समझ रहे हो? यानी कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ना क्लास 10th में, उसमें हमारे जो 80% क्वेश्चन होंगे, 80% की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लगेगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जिस पर बेस जो वो क्वेश्चन है ना उसमें से 80% चीजें ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बनी। समझ रहे हो? तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम कमांड बना अच्छी काफी, ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कहाँ हो रहा है। जैसे ही क्वेश्चन तुम देखो तुरंत सबसे पहले दिमाग तुम्हारा जाना चाहिए कि कहीं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और 90% क्वेश्चन में देखोगे कि बनेगा, कटेगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या भारती। मेरा नाम है दिगंबर सिंह चौहान और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो अब थोड़े दिन बचे हुए हम लोगों के लिए, तो 25 डेज जो हमारे पास हैं उसमें हम ऐसा क्या कंटेंट पढ़ें जिससे कि हम लोग आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकें। तो आज मैं पहले आपको बताता हूँ कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, और विद इन 25 डेज हम लोग किस तरीके से सारे के सारे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पर चैप्टर सीट्स प्रोवाइड करूँगा, आपको उन सीट्स को सॉल्व करना है, ठीक है, विद सोल्यूशन मैं उनको दे दूँगा। अब बात आती है कि चलो ठीक है, हमको सोल्यूशन मिल गया, सीट मिल गया, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे इतने ज़्यादा मैं नहीं दूंगा कि आप लोग फिर उन्हें सॉल्व ना कर पाएँ। पर चैप्टर हम लोगों ने 20-20 क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है, आपको उन 20-20 क्वेश्चंस को लगाना है। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस है एज इट इज़ वैसे ही मैच कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो हम लोगों ने कंटेंट तैयार किया है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है। जो भी क्वेश्चन मोस्टली बार बार जो भी कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं उन कॉन्सेप्ट को उसमें इंक्लूड किया गया है, यानी सबसे कम टाइम में एकदम मिनिमम कंटेंट में आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। आपको हमारे साथ बने रहना है, सारे चैप्टर्स हम लोग इसमें अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम लोग जो भी हो सकेगा 2-4 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले बात आती है कि सर ट्रिग्नोमेट्री जो है ऐसा क्या है इस चैप्टर में कि हर बच्चा कहता है कि उसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो बच्चा प्रॉब्लम है वो पहली तो ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं। हमारा टीचर आया बोर्ड पर, उसमें फार्मूले लिखे, ठीक है, और बच्चों को लगता है कि बस हो गया अब शुरू करते हैं। तो जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा फिर समझ नहीं पाता कि ये फार्मूला लगा कहाँ से, कैसे लगाएं। टीचर ने तो ख़त्म करा दिया, लेकिन हमें भी पता है कि एनसीईआरटी से ही तो केवल पेपर बनना नहीं है और एज इट इज क्वेश्चन भी नहीं आना है, तो बच्चा वहाँ पर फंस जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये दिखाएंगे कि जब क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आता है तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनका यूज करना है आपको क्वेश्चन को शुरू करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इनिशिएट करने के लिए। तब आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको इंश्योर करता हूँ जिस टाइम आप मुझसे ट्रिग्नोमेट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे, आप चाहे कोई प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिएगा, जो भी आप स्टार्ट करना शुरू करेंगे आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि इसको शुरू कहाँ से करूँ मैं। जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, उन्हें यही नहीं पता होता है कि क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताऊँगा, उन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन कैसे हुआ, इसमें फार्मूले बनने कैसे हैं, ठीक है, और उन फार्मूलों का यूज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा सार छिपा है वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। 10th में जो भी हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो सारा का सारा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के अंडर में आता है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है इनकी साइड्स को क्या क्या बोला जाता है। तो जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है बच्चा उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब दो साइड्स जो बची हमारी परपेंडिकुलर और बेस से डिसाइडेड नहीं होती हैं, ठीक है। अगर तुम ये वाला एंगल लोगे थीटा तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे और रिमेनिंग को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो तुमने ये वाला थीटा लिया है तो जो भी एंगल लोगे उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर माना जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एंगल के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है जिसे पाइथागोरस ने दिया था। तो इसमें रिलेशन होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिखने में जितना नॉर्मल फार्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है, अभी आप देखेंगे कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बनी हुई हैं
उन सब में इस फार्मूले का यूज किया गया है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि इस फार्मूले को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, एक तो ये हो गया, दूसरा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, अगर मान लो आप होते मैथमेटिशियन, ठीक है, आपने इस ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सोचा होता, तो चलो ठीक है, आपने सबसे पहले इन तीनों का रिलेशन निकाल दिए, ये मिल गया। अब आपके पास करने के लिए क्या है इस ट्रायंगल में, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखेंगे कि सर एंगल है हमारे पास और हमारे पास 1 2 3 साइड हैं, केवल यही 4 चीज़ें हैं जिनका हम यूज करके कुछ भी अगर नया करना हो तो कर सकते हैं। तो वैसे ही जिस भी मैथमेटिशियन ने इसको सोचा उसने भी वही किया कि भाई हमारे पास इतनी ही चीज़ें हैं 1 2 3 4, इन्हीं 4 चीज़ों से हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम इसका प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएँ, अंडरस्टूड कर पाएँ इस ट्रायंगल को सही से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या फिर जो मैथमेटिशियन था उसने क्या सोचा होगा, उसने सोचा होगा कुछ करने के लिए तो इसमें है नहीं, हम ऐसा करते हैं जो साइड्स हैं इनका रेशियो लेते हैं और इन रेशियो का कोई ना कोई नाम दे देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ, ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा P अपॉन में H। अब इसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल देना है। अगर हम लोग ये वाला थीटा ले रहे हैं तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इस तरीके से वो रेशियो बनाते गए, नाम देते गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इनका उल्टा देखें तो कॉसेक थीटा आ जाता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई में पी। इसके बाद हमारा आ जाता है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई में बी। इसके बाद हमारा आता है टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही हमारा आ जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 6 आइडेंटिटीज को ढूंढा गया, 6, ठीक है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को ढूंढा गया। क्या आप और कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बना सकते हैं, तो 3 है, आपस में रिलेशन बनाएंगे तो 6 ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बनाया गया और इनको एक एक करके नाम दे दिया गया। अब बात आती है कि सर अब और क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखो एक तो हमने इनमें आपस में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, थीटा के साथ इनका रिलेशन बता दिया। अब अगर तुमको कुछ भी करना है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ये होता है, तो क्या इसका भी यूज कहीं तरीके से इसमें हो सकता है, ये मैथमेटिशियन ने सोचा। तो सबसे पहले उसने देखा, अब देखो एक सिंपल सी बात समझो, अगर मान लो तुम्हें मैं एक फ्रैक्शन दूं, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें मैंने दिया x अपॉन ए, ठीक है, दूसरा मैंने तुम्हें दे दिया y अपॉन में b, तो इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है, एक टिपिकल चीज़ बन जाएगी कि एक्स बी एक्स ए अपॉन में ए बी। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपॉन में इसमें भी a दे दूं, यानी कि मैं तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम कर दूं, तो अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है तो जो तुम्हारा न्यूमरेटर होता है वो डायरेक्ट ही ऐड हो जाएगा, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन में a। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बनाई गई उन्हीं को बनाया गया है, उन्हीं को साथ में लिया गया जिनका बेस सेम था। जैसे देखो इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, यानी अगर कोई भी फार्मूला बनेगा, कोई भी आइडेंटिटी बनेगी तो इन दोनों को साथ में लिया जाएगा। ठीक है, इसमें अपॉन में p है, इसमें अपॉन में p है, तो अगर कोई भी आइडेंटिटी बनेगी तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में बनेगी। इसमें अपॉन में b है, इसमें अपॉन में b है, तो अगर कोई भी आइडेंटिटी बनेगी तो इन दोनों में बनेगी। आई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटी अगर हमको बनाना हो तो हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने देखा इसमें अपॉन में h है, इसमें अपॉन में h है। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं, क्योंकि जो हमारा एच पी बी ये सारा कुछ है, ये सारा का सारा स्क्वायर में है, ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करके ऐड करूं बच्चा, तो देखो ये मान लिया मैंने इक्वेशन 1, ये मान लिया मैंने इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को लेता हूं, तो अब देखो ऊपर क्या है p है, फिर क्या है b है, तो p स्क्वायर में b स्क्वायर ऐड होता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, p स्क्वायर और b स्क्वायर ऐड है, बीच में प्लस का सिंबल है, इसलिए इन दोनों को हम लोग जब स्क्वायर करके करेंगे तो ऐड करेंगे, ना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में
एच स्क्वायर। ठीक है, हमने इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड किया है, इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड किया, फिर इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड किया। ऐड क्यों किया है बच्चा? क्योंकि P और B में जो रिलेशन है, P और B में प्लस वाले रिलेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है? प्लस लगाया है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। तो अगर मैं पी स्क्वायर बी स्क्वायर का प्लस करूँ तो देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एच स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ऊपर भी एच स्क्वायर आ गया, नीचे भी एच स्क्वायर आ गया, कट गया, क्या बन गया? 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरा पहला फार्मूला आता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 आता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी की जो 2 आइडेंटिटी हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। रजिस्टरवा कहाँ है यार? अरे बंद मत करना। ठीक है बच्चा, तो चलो अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमने देखा सर इन दोनों का काम तो हो गया, इसका हमने फार्मूला पढ़ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी कोई आइडेंटिटी लो जिसका बेस सेम हो। बेस सेम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर बेस सेम होगा तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इधर p है, इधर p है, तो अब इन दोनों को लेंगे। तो देखो ऊपर क्या है, इसमें h है, b है, तो बेटा h और b में क्या रिलेशन होता है सर? माइनस वाला रिलेशन होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब इन दोनों को लेंगे, एक हमारा ये वाला और एक हमारा ये वाला, तो जब इन दोनों को लेंगे तो हम लोग माइनस करके लेंगे। और देखो h पहले है, b बाद में है, ठीक है ना, तो एच स्क्वायर वाला पहले लेंगे और बी स्क्वायर वाला बाद में लेंगे। तो इन दोनों का स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सर h और b में रिलेशन माइनस में होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या लेंगे बच्चा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इधर देखो क्या है, h बाई पी है, स्क्वायर करो बेटा, तो हो जाएगा एच स्क्वायर में एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? b बाई पी, तो क्या हो जाएगा बच्चा? b स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। तो अगर ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बेटा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? देखो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर पी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर भी पी स्क्वायर है, नीचे भी पी स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया? 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारी दूसरी आइडेंटिटी आ गई है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लाइफ में पहली बार इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि सर जब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लेते हैं, जब हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा लेते हैं तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा साथ में कैसे आ जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारी थर्ड आइडेंटिटी भी हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने बच्चा यहाँ पर 3 आइडेंटिटी पढ़ा है। ठीक है, तो तीनों को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चा 3 आइडेंटिटी पढ़ा। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी हमने पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी क्या होती है वैसे ही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटी होती हैं। कैसे आई हैं ये? इन दोनों में माइनस क्यों है, इन दोनों में प्लस क्यों है, यहाँ से आप देख सकते हो। एक्सप्लेन करके भी मैंने बता दिया कि ये वाला प्लस में क्यों होता है, ये दोनों माइनस में क्यों होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग और कुछ चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे साइन 0 की वैल्यू बच्चा क्या होती है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक, इसके बाद आता है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू बच्चा क्या होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू बच्चा क्या होती है? 1 अपॉन में √2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि जो हमारी साइन 90 होती है, ठीक, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या होती है? 1। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? इसको देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। अब तुमको पता है कि परपेंडिकुलर छोटा होता है और हाइपरटेनियस बड़ा होता है।
तो तुम खुद समझदार हो कि अगर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, तो समझ लो कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भैया कॉसेक थीटा होता है हमारा, कॉसेक थीटा होता है हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम देख रहे हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, कॉसेक थीटा हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम देख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका उल्टा भी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने साइन थीटा की वैल्यू लर्न कर ली तो क्या मुझे कॉसेक थीटा की लर्न करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है कि अगर मुझे साइन की वैल्यू पता है तो कॉसेक की वैल्यू जो होगी उसका उल्टा होगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, फिर मैं कहूँ बताओ कॉसेक 0 की क्या होगी, तो कॉसेक 0 की क्या हो जाएगी, रिवर्स। 0 का रिवर्स पॉसिबल नहीं है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। इसके बाद जैसे मैं तुमसे कहूँ बेटा कॉसेक 30 की वैल्यू बताओ, तो साइन 30 की 1/2, तो कॉसेक 30 की क्या हो जाएगी, 2/1। अपान में 1 है तो उसे 2 ही बोलते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ कि कॉसेक 45 की बताओ तो √2/1। मैं कहूँ कॉसेक 60 की बताओ तो 2/√3। मैं कहूँ कॉसेक 90 की बताओ तो 1 का रिवर्स करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी तुम्हें साइन थीटा वाली वैल्यू सारी अच्छे से लर्न होनी चाहिए। कॉसेक की लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम उसे साइन का रिवर्स कर लेना। ठीक है ना, जैसे फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है, साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3। यानी हम साइन थीटा की लर्न करेंगे, हमें कॉसेक थीटा की लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 45 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2। इसके बाद आता है हमारा 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों रिवर्स हैं। जैसे अगर साइन, जो वैल्यू साइन में 0 की है वो कॉस में 90 की है, जो वैल्यू साइन 30 की है वो वैल्यू कहाँ पर है, कॉस 60 की है। 45 पर दोनों की वैल्यू सेम होती हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू 45 के लिए सेम होती है। ठीक है, तो हमको अच्छे से लर्न करके रखना है, इस चीज़ का यूज बहुत ज़्यादा होता है। फिर से देखो साइन 0 0, साइन 35 1/2, साइन 45 1/√2। ठीक है, साइन 60 कितना हो जाएगा बेटा, √3/2, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब अगर मान लो तुम्हें साइन का पता है तो कॉस का तुम रिवर्स करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, ठीक है बेटा देखो अभी, अब अगर मैं देखूं तो जो हमारा कॉस थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा था बेस अपॉन हाइपरटेनियस। फिर हम लोगों ने बेटा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा, सेक थीटा इज इक्वल टू पढ़ा हाइपरटेनियस अपॉन बेस। तो हम देख रहे हैं ये b/h है, ये h/b है। यानी हमें यहाँ से एक चीज़ और पता चली कि सेक थीटा और कॉस थीटा जो है एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू लर्न कर लूँ तो मुझे सेक थीटा की लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ बेटा कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो सेक 0 की भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। अगर सेक 30 की वैल्यू, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेक 30 की क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे सेक और कॉस जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं टैन पे। टैन 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, टैन 0 की वैल्यू 0। टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। टैन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। टैन 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है, √3। टैन 90 की वैल्यू बेटा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं कॉट 0। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है,
नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो cot 30 है उसकी वैल्यू क्या होती है, √3। 45 की वैल्यू 1 होती है। 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। और 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0 होती है। 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ से इस टेबल को हम लोग 2-3 बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से लर्न हो जाएगा। मैंने सेक और कॉसेक का बताया, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप साइन का लर्न करो, उसका रिवर्स करो, कॉसेक हो जाएगा। आप कॉस का लर्न करो, उसका रिवर्स करोगे, किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेक और कॉसेक में फिर बहुत ज़्यादा बड़े टेबल हो जाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आप साइन कॉस का लर्न करो, उसका रिवर्स करो, आपको सेक और कॉसेक का मिल जाएगा। लेकिन टैन और कॉट का आपको लर्न होना कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो जिसका यूज सबसे ज़्यादा होता है फिर उसे हमको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखो क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो टेबल के बाद। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखो ध्यान से। हमने क्या देखा था सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था, 1। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो अगर उधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, और इसी से रिलेटेड और फार्मूले क्या बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इम्प्रोवाइज करके और फार्मूला बनाऊं तो इससे एक फार्मूला ये बन जाएगा कि हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। तो तुम ध्यान से देखो, एक चीज़ समझो ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ समझ में आया आपको। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। समझ रहे हो। यानी कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ना क्लास 10th में, उसमें हमारे जो 80% क्वेश्चन होंगे, 80% की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लगेगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जिस पर बेस्ड वो क्वेश्चन है ना, उसमें से 80% चीज़ें ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बनी है। समझ रहे हो। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम कमांड बना ले अच्छी खासी, ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कहाँ हो रहा है, जैसे ही क्वेश्चन तुम देखो तुरंत सबसे पहले दिमाग तुम्हारा जाना चाहिए कि कहीं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। और 90% क्वेश्चन में देखोगे कि बनेगा, कटेगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ रहे हो। ये वो चीज़ है जो तुम्हारे टीचर तुमको कभी नहीं पढ़ा पाएंगे। यूट्यूब पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, चीज़ें क्या हैं, कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से फिर चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। शुरुआत कहाँ से करें, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, जब ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं तब जाके हमारा क्वेश्चन बनना शुरू होता है। ठीक है, अभी समझ लो हम लोग आधा घंटा से पढ़ रहे हैं और मैंने तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है। रीज़न क्या है, अगर मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसके क्वेश्चन लगते कैसे हैं। अब जैसे ये कितनी छोटी सी चीज़ है कि मैंने तुम्हें बताया कि 80% क्वेश्चन जो होते हैं हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बेस्ड होते हैं। तुम्हारा पूरा सेशन खत्म हो गया है, क्या तुम्हारे टीचर ने इस चीज़ को एम्फेसिस किया है, अच्छे से इम्प्रोवाइज करके तुमको इस चीज़ को समझाया है, बस क्वेश्चन में आया और उसने लगा दिया। ठीक है, लेकिन जब भी तुम क्वेश्चन को देखोगे मैं तुम्हें 3 स्टेप बताऊंगा। ठीक है, उन 3 स्टेप को जैसे ही अप्लाई करोगे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 9 में से 6 फार्मूले हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हैं बच्चा।
समझ रहे हो? यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा दिमाग पहले किस पे जाना चाहिए? ठीक है, पहले तो देखो 3 स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, 3 स्टेप बताते हैं। पहला देखो क्या है, पहला है सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख के तुमको सोचना है क्या इसमें कोई फार्मूला बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में तुम्हें क्या ढूंढना है? फार्मूला ढूंढना है। दूसरी चीज़, अगर फार्मूला नहीं है तो क्या करो? कन्वर्ट कर दो क्वेश्चन को किस में बेटा? साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दो? साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। पहला स्टेप क्या बताया? फार्मूला ढूंढो। अगर फार्मूला है, ठीक है, अगर फार्मूला लग रहा है तो 90% 80% चांसेज हैं कि उसमें कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा होगा। तो जब भी फार्मूला बन रहा है तुम्हारा दिमाग पहले जाना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं बन रहा है भाई। जब 80% क्वेश्चन ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बेस्ड है तो जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा वो इसको छोड़ कहाँ पाएगा? समझ रहे हो ना? केवल कुछ ही 20% क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिसमें ये नहीं, इसके बिना वो क्वेश्चन बना पाएगा, नहीं तो 80% क्वेश्चन में तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना ही आना है। इसके बाद देखो तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया? कन्वर्ट कर दो किसमें? साइन थीटा और कॉस थीटा में। जैसे ही साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करोगे तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, सिंपल अलजेब्रिक, ठीक है, तरीके लगेंगे उसमें जिससे कि फिर क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है? अगर मान लो साइन थीटा कॉस थीटा में भी क्वेश्चन है फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो तीसरा तरीका है बेटा कॉन्जुगेट। तीसरा तरीका क्या है कि फिर उसमें कॉन्जुगेट लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? कॉन्जुगेट लगेगा। अगर कॉन्जुगेट से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो वन एंड ओनली लास्ट तरीका कि उसमें कंपोडेंडो और डिविडेंडो लगेगा। ठीक है, कंपोडेंडो और डिविडेंडो लगेगा। ठीक है बेटा, तो आज इसी नोट के साथ हम लोग अपने बेसिक पोर्शन को ख़त्म करते हैं। कल मैं तुमको समझाऊंगा कि किस तरीके से फार्मूला लगेगा, किस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, किस तरीके से कॉन्जुगेट में कन्वर्ट होगा और किस तरीके से हम लोग कंपोडेंडो और डिविडेंडो को लगा सकते हैं, ये क्या होता है। तो आज की क्लास देख के आपको 100% है कि मज़ा आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैला सकते हो फैला दो। विद्या भारती इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट का सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कभी भी चीज़ों को ऑनलाइन नहीं शुरू किया था। आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आज का जो कंटेंट था अगर आपने उसको सही से देखा है, समझा है, तो आप समझ रहे होंगे कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपका असली युद्ध है ही नहीं। अगर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कहाँ से क्वेश्चन को शुरू करूँ, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ आपके आंखों के सामने है। जब मैं कल इन चारों तरीकों को लगा के आपको बताऊंगा तो आप देखोगे आपका कोई भी क्वेश्चन फंस ही नहीं रहा है। स्टेप 1 फार्मूला लगाओ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करो। दूसरा साइन थीटा कॉस थीटा में कॉन्जुगेट, कंपोडेंडो, डिविडेंडो, इन्हीं 4 तरीकों में आपका क्वेश्चन सॉल्व ही होना है। ठीक है, तो हम लोगों का टारगेट है कि इस बोर्ड में मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा जो है हमारा 95 प्लस स्कोर करे। ठीक है, तो आप भी अब उसी में से शामिल होने वाले हो, तो लगातार आप लोग जुड़े रहो। कल मैं आपको एक सीट प्रोवाइड करूंगा, उस सीट को पहले आप लोग खुद ट्राई करो और शाम को फिर मैं उस सीट का आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है बेटा, और उस सोल्यूशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों का यूज करेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।